हेलो। आज मैं कीर्ति लर्निंग क्लास के माध्यम से आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर मोटिवेशनल स्पीच को काफ़ी सराहा। कई सारे कमेंट्स आए, कई सारे बड़े उच्च अधिकारियों के कमेंट्स आए, जिसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं आज स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स के आए हैं और वो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि लक्ष्य तो हमारा क्लियर है कि मुझे ये प्राप्त करना है, लेकिन किस तरीके से प्राप्त करना है, ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, छोटे छोटे उद्देश्य की जो आपने चर्चा की थी वो सब क्या हैं, और जो है किस रास्ते पर चल के हम थोड़ा जल्दी जो है और लोगों की अपेक्षा अपने लक्ष्य को या अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये कहूँगी कि सफलता का कोई एक निश्चित तरीका नहीं होता। मैं ये बता दूँ कि ये आप करिए तो आप निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। देखिए, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है। तो अपनी स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं और अपनी वीकनेस को भी आप जानते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहली बात ये कहूँगी कि आप सकारात्मक रहिए। हर एक परिस्थिति में आप पॉजिटिव सोचिए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे ये प्राप्त करना ही है। जब आप ये सोचेंगे तब वो आपका लक्ष्य होगा। दूसरी चीज़ कि जो है सकारात्मक रहने की बात कही मैंने। देखिए, कभी कभी हमें छोटी छोटी असफलताएं भी मिलती हैं। उन असफलताओं से निराश नहीं होना है। अगर निराश हो जाएंगे तो हमारी एनर्जी 50% डाउन हो जाएगी। इसीलिए हर दिन एनर्जेटिक रहिए और एकदम सकारात्मक पॉजिटिव रह करके आगे की तैयारी करते रहना चाहिए। देखिए, निराश होने से बचने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप किसी भी परिस्थिति को पीछे जाकर सुधार नहीं सकते। कोई सुधार सकता हो तो बताएं? कोई नहीं सुधार सकता। पीछे जा कर के, आप बैक में जा कर के किसी भी की हुई गलती को या किसी भी परीक्षा में कोई गलती हो गई हो, उसको क्या सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते हैं। आप आगे देखिए कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे मैं किस तरीके से इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। तीसरी चीज़, आप जो है ये देखिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितना कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप कौन सी छोटी छोटी जो है आपके अट्रैक्शन होते हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन, दोस्तों के साथ रहना या बातें करना, इनमें से किन चीज़ों को आप घटा सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपने लक्ष्य को एक निर्धारित प्रारूप दीजिए। अच्छा, निर्धारित प्रारूप क्या है? जैसे कि स्टूडेंट ने कहा था कि मैम आपने ऑब्जेक्ट की बात की थी, तो ये छोटे छोटे उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप नेट, जेआरएफ या जो है ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर कंटेंट को बहुत ही डीपली पूछा जाता है, उसके लिए आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ पर वन डे एग्ज़ाम है, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, ये सब क्या है कि बहुत जो है इजी वे में पूछे जाते हैं, कंटेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने अगर इसके लिए ऊपर ऊपर से भी तैयारी की होगी, सरसरी तौर से भी तैयारी की होगी, अगर आपकी स्कूलिंग या पहले की पढ़ाई अच्छी रही होगी, तो भी आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस तरीके के लक्ष्य की बात करें, उस तरीके से सोचें और उसके लिए अपना एक अलग तरीका जो है अपनाएं। आप जो है अगर ये पूछेंगे कि आज मैं कोई आपको एक ऐसा जो है सरप्राइजली ऐसी रास्ता बताने वाली हूँ जिससे आप जो है एकदम क्विकली सारी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सोचना आपको है, बस मैं ये बताऊँगी कि किस प्रकार से आपको सोचना है। देखिए, जैसे कि आप उस दिन बात हुई थी लक्ष्य की। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि क्या करना है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा कि क्या करना है, तब तक कि आपका एकदम जो है कहते हैं ना कि स्वप्न महल है, हवा महल है, उसमें कोई भी सच्चाई, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सकते हो। फिर है कि आप कब करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक डेडलाइन देना। आप कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब आएंगी वैकेंसी। आजकल वैकेंसी तो 5-5 साल लग जाते हैं आने के लिए।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर जो है लॉकडाउन खुलने के बाद अगस्त में अगर आपका यूपी टेट होता है और सितंबर में सुपर टेट होता है तो आप उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हों। लेकिन आप क्या करते हैं कि पहले वैकेंसी आने का वेट करते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी के लिए सोचते हैं तो बहुत देर हो जाती है। सोचिए पहले और उसके बाद सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखिए ताकि जिस दिन जब भी मौका मिले तो वो एक सीट जिसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ वो मेरी ही हो, ये सोच करके लगना है। अच्छा, क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कैसे करना है, यहाँ पर निर्णय की बात आएगी। यहाँ आपको ढेर सारे डिसीज़न लेने पड़ेंगे कि कौन कौन से निर्णय लिए जाएं। फिर उसके बाद है क्यों करना है, क्यों करना है। अब मैं इसको एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगी। देखिए, क्यों करना है ये आपको सोचना है क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेगा। एक होती है आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा जहाँ पर हम लोगों को देख करके कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन आंतरिक प्रेरणा जब भी होगी, इंटरनल मोटिवेशन, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत ज़्यादा पावर देगा और आप जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं और अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यही है क्यों। क्यों का मतलब ही है मोटिव, है ना। ये आपको प्रेरित करेगा जब आप ये जान जाएंगे कि मैं क्यों करना चाहता हूँ या क्यों प्राप्त करना है ना। तो सबसे पहले आप इस क्यों का जवाब ढूंढ लीजिए और क्यों का जवाब इतना सॉलिड हो कि आप उसके लिए खूब अच्छी मेहनत करने लग जाएं। क्या करना है मीन्स आप जो भी लक्ष्य अपना बनाए हुए हैं, इस लक्ष्य के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। मान लीजिए आपका लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या आप जो है सरकारी प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, तो दोनों के लिए क्या डिफरेंसेस हो गया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए, फिर यूजी पीजी के बाद आपका नेट या बीएड या एमएड होना चाहिए और नेट के साथ ही यदि पीएचडी है तो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसी तरीके से अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास डीएलएड, बीएड जैसा कोई एक जो है आपके पास तैयारी का वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। देन आपके पास यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाइंग होना चाहिए, तब आप सहायक अध्यापक या नवोदय या केवीएस के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है ही स्टेप बता देगा आपको कि आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आपकी न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए और उसको आप कब कब अचीव कर सकते हैं, कब करना चाहते हैं या कब करना ही डेडलाइन है। अपने आप को जब तक आप डेडलाइन नहीं देंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचते बहुत सारा है कि कल से पढ़ेंगे, बहुत लोगों ने ये कमेंट किया मोटिवेट हो गए हैं, आपने आंखें खोल दी हैं, कल से पढ़ेंगे, युद्ध स्तर पे काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को डेडलाइन दीजिए, हर एक जगह पर डेडलाइन दीजिए कि मुझे ये चीज़ इतनी समय में कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप डेडलाइन नहीं देंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कब करना है बहुत ज़रूरी होता है। एक जो है कहावत याद आ रही है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, मीन्स उस कार्य का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता जो कि समय के बाद किया जाए। इसीलिए समय पूर्व और अपने आप को एक समय निर्धारित कर दीजिए, मुझे इस समय में ये सिलेबस या ये चीज़ ख़त्म कर लेनी है या ये चीज़ प्राप्त कर लेनी है। फिर उसके बाद है कैसे करना है। ये कैसे करना है का निर्णय आप लीजिए। यहाँ पर जो है कई सारे आपको निर्णय लेने हैं, जैसे कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, किसी की गाइडलाइन में स्टडी करना चाहते हैं, आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, आप नोट से पढ़ना चाहते हैं, या
आप जो है 7-8 घंटे पढ़ना चाहते हैं या आप 1 घंटे पढ़ना चाहते हैं, आप 2 महीने की तैयारी में किसी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाइंग करना चाहते हैं या पूरे वर्ष की तैयारी में क्वालिफ़ाइंग करना चाहते हैं। ये कई सारे छोटे-छोटे निर्णय हैं जो व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार लेता है। तो यहाँ पर कैसे करना है, क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है, तो उसको आपको फॉलो करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत आराम से उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे। स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें सोच लेने के बाद मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप लक्ष्य को थोड़ा शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने किया, समय सारणी निर्माण। इसका मतलब टाइम टेबल बनाइए। आप सुबह सो करके उठने से ले करके और रात के सोने तक का हर एक समय, हर एक घंटा, हर एक मिनट को लिखित नोट में नोट रखिए कि मैं सुबह प्रातः 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिस समय आप जागना चाहते हैं उस समय जाग जाऊंगा। फिर इतना टाइम मुझे फ्रेश होने और पर डे के कार्यों के लिए चाहिए, इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे ये कार्य करना है। उसके बाद अगर आप विद्यालय जाना है तो आप इतने से इतने समय विद्यालय जाऊंगा। उसमें से भी ये बीच का समय है जहाँ पे मैं रिवीज़न इन कोटेशन का करूँगा। फिर उसके बाद कितने बजे आप वहाँ से वापस आते हैं, वापस आने के बाद आप कितनी देर खुद को रेस्ट के लिए देना चाहते हैं। रेस्ट के बाद आप किससे फ्रेश माइंड को फ्रेश करने के लिए, आप जिसको मैं विश्राम कहती हूँ, वो विश्राम काल आप किस तरीके से रिफ़्रेशमेंट के लिए क्या करना चाहेंगे। कुछ लोगों को म्यूज़िक पसंद है, कुछ लोग टीवी देखना चाहते हैं, कुछ लोग जो है सोना चाहते हैं। तो जो भी आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए चाहिए वो आप कर सकते हैं। देन आप कितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं, कितने घंटे आप नोट्स बनाना चाहते हैं, कौन सा टाइम आप अपने प्रोजेक्ट या होमवर्क या कॉलेज वर्क के लिए डन करेंगे। फिर कौन सा वर्क ऐसा है जो है, कौन सा टाइम टेबल आपका ऐसा रहेगा जिसमें आप रिवीज़न को टाइम देंगे। और इसके बाद ये टाइम टेबल आपने एक सीरियल से बना लिया। उसके बाद आप देखिए कि आप घर के घरेलू कार्यों में कितना समय स्पेंड कर रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितना समय दे रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बनाने या नोट्स बनाने में कितना समय स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम को आपसे लेना चाहूँगी कि जो टाइम आप एक्चुअल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दे रहे हों। जैसे कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मिल गया तो उस प्रोजेक्ट को बनाने में ही पूरा दिन लगा दिए या होमवर्क को ही करने में पूरा दिन, तो वो पढ़ाई नहीं है। आप स्कूल में 7 घंटे 8 घंटे भी बिता के आते हैं, वो पढ़ाई नहीं है। मीन्स वहाँ जहाँ पर आपने एक्चुअल टाइम स्पेंड किया है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसके बाद आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका न्यू सिलेबस रखिए अपने पास। प्रतिदिन उस सिलेबस को देखने के लिए आपके पास 5 मिनट होना चाहिए। सरसरी तौर पे एक बार सिलेबस को देखिए और जिस दिन आप उस सिलेबस को नोट डाउन करेंगे, चाहे वो आपके पास प्रिंट आउट में हो या जैसे भी हो, उस सिलेबस को जब आपने ये डिसाइड किया था ना कब करना है, तो उस कब करने को लेकर के आपके पास जितना समय है उस समय के हिसाब से जो है इस सिलेबस को पेंसिल से नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे इस समय में ये चीज़ें कंप्लीट कर देनी है। देन इतने समय में ये पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हर एक चीज़ को छोटे छोटे आप टास्क के रूप में, छोटे छोटे उसके रूप में बांट सकते हैं। देन है अंश से पूर्ण की ओर। यहाँ पर आपको खुद को टास्क देना है पर डे अपने लिए एक टास्क दीजिए, अ पार्ट टू बी डन, कि मुझे इतना ख़त्म करना ही है आज। उसके लिए मैं चाहे रात में सोऊं नहीं, चाहे सुबह जल्दी से उठ के करूं, या अगर मेरा टाइम शेड्यूल में कुछ भी इधर उधर होता है तो उसको मुझे आज के आज कंप्लीट करना, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। वर्तमान ही जो है उसी में मुझे करना है ना। तो इसको लेकर के दिमाग में एकदम माइंड सेटअप रखिए और छोटे छोटे टास्क में आप जब अंश की से पूर्ण की ओर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपने पूरा सिलेबस बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। देन मैं कहूँगी रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम 10 चीज़ें ना पढ़ें, हम 2 चीज़ें पढ़ें, लेकिन उसको रिवाइज़ करके अपने दिमाग पर नया रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लें, कंटेंट ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, तो एक समय बाद क्या होगा कि जितना पिछला पढ़ा था वो सब भूल गए। इसके बजाय आप रिवाइज्ड रखिए
कहते भी हैं कि आप 4 बुक्स से पढ़ने के बजाय एक बुक को 4 बार पढ़िए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। वहीं पर आपका रिवीज़न हो जाता है, और ये रिवीज़न जब माइंड में चीज़ें नई फ्रेश बनी होती हैं तो आप देखेंगे कि आप से कोई भी गलती नहीं हो रही है और आप खुद में आशावादी मतलब पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं। देन टेस्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका स्वयं का आंकलन हमें पता होना चाहिए कि कितने पानी में हैं। तो आप जिस भी तरह की तैयारी कर रहे हों उसका एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए और उस टेस्ट सीरीज को उसी समय सीमा में ख़त्म करने का प्रयास करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है और नए क्वेश्चन पर भी जो है नज़र पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जब आप टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हों तो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को ना देखें, आप उस समय टेस्ट सीरीज़ को तय समय सीमा में ख़त्म करने के बाद एक बार उसको फिर से पलटें और देखें हर एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन थे, क्या आपको उन चारों के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आप उनको जानने का प्रयास करें। इस तरह से आप एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। और जब आप किसी चीज़ को गूगल पे सर्च करके नेट के द्वारा किसी बुक के द्वारा पढ़ते हैं तो आप काफ़ी मात्रा में उस कंटेंट को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, जिससे उस क्राइटेरिया में आने वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। अच्छा, लिखित नोट्स का अपना अलग महत्व है। लिखित नोट्स बनाइए और किताबों पर ही डिपेंड ना रहिए। मैं कहूँगी किताबें ज़रूर पढ़िए, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिखा होता है। लेकिन एग्ज़ाम से कुछ समय पहले या जब कभी हमारा रिवीज़न करने का मन होता है, तब हमें क्या लगता है कि अब पूरी किताब तो, अब एग्ज़ाम के 3 दिन पहले पूरी किताब तो देख करके पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि एक किताब से पढ़ा नहीं गया है। जो है 6, 7, 8, 10 पेपर हैं और सब तरह की बुक है हमारे पास, तो क्या 10 बुक्स से पढ़ सकते? नहीं। तो ऐसे में हमारे ये वाले नोट्स बहुत बहुत पावरफुल होते हैं, जिसमें हम सरसरी तौर पे पूरे सिलेबस से एक बार गुजर सकते हैं सिर्फ 2 या 3 दिन में ही, क्योंकि पहले से हमने पढ़ रखा है। तो लिखित नोट्स बनाने की आदत ज़रूर डालिए, चाहे आप 1 ही घंटा निकालिए, थोड़ा समय निकालिए, लेकिन जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं उसको अपने हिसाब से लिखने की आदत डालिए। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगी कि आप हमेशा आशावादी रहें। आप ये सोचें कि यस, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, और आप उस चीज़ को करने के लिए लग जाइए। जितना आप आशावादी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप ज़रूर से ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर ये मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपको पसंद आई हों तो उन्हें ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।